नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के हालात अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। ईरान की सेना के प्रवक्ता कर्नल रजा सय्याद ने पूरी चौंका देने वाली चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि कब्जे वाले इलाकों में अब कोई सुरक्षित नहीं है, तुरंत बाहर निकल जाओ। उन्होंने कहा कि ईरान के बहादुर जवानों की जवाबी कार्रवाई इतनी ज़बरदस्त होगी कि इजरायल के सभी इलाके उसकी चपेट में आ जाएंगे। इन इलाकों में रहने वालों को हमारी चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द इलाका खाली कर देना चाहिए। ये चेतावनी इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए अचानक हमले के जवाब में आई है, जो शुक्रवार की सुबह शुरू हुए थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम जीत हासिल करने की राह पर हैं। वायुसेना के अड्डे का दौरा करते हुए उन्होंने उस बात को दोहराया जिसमें इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान के हवाई क्षेत्र पर अपना पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। इजरायली पीएम ने कहा, हम अपने 2 लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो परमाणु खतरे और मिसाइल खतरे का अंत है। नेतन्याहू ने इजरायली हमलों और ईरान की ओर से किए गए हमलों के बीच अंतर बताते हुए दावा किया कि ईरान नागरिकों को निशाना बना रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने तेहरान के नागरिकों से कहा है कि वहां से निकल जाओ। इससे पहले ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि शुक्रवार से अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 224 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने धमकी दी है कि तेहरान के लोग अब उसकी कीमत चुकाएंगे, क्योंकि ईरान ने आम इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया है। इजरायल की सेना ने चेतावनी दी है कि नागरिक जल्द से जल्द अपना घर खाली कर दें, क्योंकि उन जगहों पर जल्द ही इजरायल की ओर से मिसाइल हमले हो सकते हैं। ये चेतावनी ईरान द्वारा इजरायल पर हो रहे हमलों के जवाब में दी गई। इजरायल के लगातार हमलों के बीच ईरान के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को बम शेल्टर यानी बमबारी से बचने की जगह घोषित कर दिया है। ये जानकारी ईरान से जुड़ी सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। सेमी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के शिक्षा मंत्री अली रेजा काजेमी ने लोगों से अपील की है कि वो स्कूलों को आपातकालीन बेस के रूप में तैयार करने में मदद करें। मंत्री ने बताया कि स्कूलों में पहले से ही पानी, बिजली, गैस और ज़रूरी सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे वो संकट की घड़ी में लोगों को शरण देने के लिए तैयार हैं। सोमवार की रात ईरान ने इजरायल के कई इलाकों पर मिसाइलें दागी, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग घायल हो गए। हमले 5 अलग अलग जगहों पर हुए, जिनमें इजरायल के केंद्रीय और उत्तरी हिस्से शामिल हैं। सबसे दर्दनाक हादसा सेंट्रल इजरायल के पेता तिकवा शहर में हुआ, जहां एक बिल्डिंग के 2 फ्लैटों में 3 बुजुर्ग लोग, जिनमें 2 महिलाएं शामिल थीं, मारे गए। रेस्क्यू टीम ने बताया कि मिसाइल सीधे उस कमरे पर गिरी जिसे आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, और वो पूरी तरह गिर गया। ईरान की मिसाइल हमले में इजरायल के पेता तिकवा शहर की एक बिल्डिंग में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें बिल्डिंग में एक बड़ा छेद हो गया। इस हमले से बचे एक शख्स ने अपनी कहानी बताई। ईदान बार नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी बिल्डिंग पर ईरान ने बम गिराया, बहुत डरावना था। मेरे 4 बेटे हैं और हम सब बहुत डर गए, लेकिन शुक्र है सभी सुरक्षित हैं। बिल्डिंग के अंदर रेस्क्यू टीम ने टूटे हुए फ्लैटों को तलाशी ली। धमाके का मलबा नीचे जमीन पर फैला हुआ था। एक और निवासी हैन ने बताया कि जैसे ही सायरन बजा, मैं दौड़कर सुरक्षित जगह गया। फिर जोरदार धमाका हुआ। कुछ मिनट बाद देखा तो चारों तरफ तबाही थी। घर टूटे हुए थे। पेता तिकवा में इस तरह की तबाही के दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इजरायल के पास आमतौर पर बहुत एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, जो ज़्यादातर हमलों को हवा में ही रोक देता है। लेकिन इस बार हमला बहुत गंभीर था। ईरान ने कहा कि वो अब इजरायल की सैन्य कार्रवाई का जोरदार जवाब देगा और उसकी युद्ध मशीन को बंद कर देगा। ये बात ईरान के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी ने रशियन चैनल आरटी को खास बातचीत में कही। आरटी से बातचीत में अधिकारी ने कहा, ईरान लंबे समय से इस युद्ध की तैयारी कर रहा था। उन्होंने बताया कि शनिवार को लाखों ईरानी लोग सड़कों पर उतरे और इजरायल के हमलों के खिलाफ गुस्सा जताया और बदला लेने की मांग की। अधिकारी ने बताया कि ईरान के निशाने पर अब इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में कई अहम ठिकाने हैं, जैसे इजरायली नेताओं के गुप्त घर, तेल और ऊर्जा की फैक्ट्रियां, लड़ाकू विमानों के पुर्जे बनाने वाले कारखाने और सैन्य कमांड सेंटर्स। ईरान की संसद एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने वाली संधि से बाहर निकल सकता है। ये जानकारी सोमवार को ईरान के विदेश मंत्रालय ने दी। हालांकि मंत्रालय ने फिर से साफ किया कि ईरान का इरादा परमाणु हथियार बनाने का नहीं है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए हम सही समय पर उचित फैसला लेंगे। अगर संसद या कानून पास करती है तो सरकार को उसे लागू करना होगा, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और हम आगे संसद के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। आसान भाषा में कहें तो ईरान सोच रहा है कि वो उस समझौते से बाहर निकल जाए जिसमें देशों को परमाणु हथियार नहीं बनाने देने होते हैं। हालांकि फिलहाल ईरान का कहना है कि वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहता है। इजरायल ने दावा किया है कि तेहरान के हवाई क्षेत्र पर उसका पूरा नियंत्रण है और उसने उसके 1/3 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले हफ्ते किए गए हमलों में उसने ईरान के 120 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया, जो ईरान के पास मौजूद कुल मिसाइल लॉन्चरों की 1/3 संख्या है। उन्होंने कहा कि इजरायल पर मिसाइल दागने से कुछ ही मिनट पहले वायुसेना ने कल रात ईरान के 20 से ज्यादा विमानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इजरायल ने ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान में 100 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। साथ ही इजरायली सेना ने यह भी दावा किया कि तेहरान के हवाई क्षेत्र पर इजरायल का पूर्ण नियंत्रण है। इजरायल से तनाव के बीच ईरान ने एक शख्स को इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा दी गई है। इस बात की जानकारी ईरान की न्यायपालिका ने दी है। न्यायपालिका के मुताबिक इस फैसले को अदालत की पूरी प्रक्रिया के बाद अमल में लाया गया है। ईरानी न्यायपालिका से जुड़ी खबरें देने वाली एजेंसी मिजान के मुताबिक इस्माइल फेकरी को दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। न्यायपालिका के मुताबिक इस्माइल फेकरी पर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का सहयोग करने का आरोप था। लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक की मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट लीना खतीब का कहना है कि ईरान इजरायल के खिलाफ अकेले लड़ रहा है, उसे कोई बड़ा क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा है। खतीब कहते हैं कि ईरान अकेले ही इस लड़ाई में उतरा है। उन्होंने ये भी बताया कि रूस भी ईरान की मदद के लिए आगे नहीं लाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल जब इजरायल ने रूस द्वारा ईरान को दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था, तब भी रूस ने कुछ नहीं किया था। खतीब का कहना है कि रूस ईरान का सिर्फ बयानों में समर्थन करेगा, लेकिन असली मदद नहीं देगा। रूस इस मौके का इस्तेमाल एक मध्यस्थ यानी सुलह कराने वाले देश के रूप में अपनी छवि बनाने के लिए करेगा। यानी ईरान इजरायल से लड़ाई में बिल्कुल अकेला है, ना कोई पड़ोसी देश साथ है, ना रूस जैसा कोई बड़ा दोस्त। रूस का बस बयान देगा, लेकिन लड़ाई में साथ नहीं आएगा। इजरायल और ईरान के बीच चौथे दिन भी भारी गोलीबारी और हमले जारी हैं। अब चिंता यह है, ये जंग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है, जो दुनिया का एक बहुत ही बड़ा और अहम तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र है। शुक्रवार को जब इजरायल ने अचानक हमला किया था, तब शेयर बाजारों में हलचल मच गई। हालांकि अब बाजार थोड़े स्थिर हो गए हैं। इस बीच जानकारों का कहना है कि अगर ये जंग और बढ़ी तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए निवेशक अब सोना जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर जा रहे हैं। तेल की कीमतों पर भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अगर जंग फैली तो पेट्रोल, डीजल और गैस महंगे हो सकते हैं। पीएम मोदी सोमवार को कनाडा के लिए रवाना हो गए, जहां वो G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इससे पहले उन्होंने साइप्रस का दौरा पूरा किया, जहां उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने पर चर्चा की। भारत की अगली जनगणना अब साल 2027 में कराई जाएगी। ये जानकारी गृह मंत्रालय ने सोमवार 16 जून को दी है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने यह घोषणा सेंसस एक्ट 1948 की धारा 3 के तहत गजट नोटिफिकेशन के जरिए की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।